Hello student, welcome to Katyan Academy. Student, today I am going to start your last live sessions of mathematics. This is probability. और बच्चों आज हम लोग इस important topic को डिस्कस करने वाले हैं. जैसा आपको पता है कि बच्चों हमारे जितने भी बेसिक टॉपिक्स थे हम लोग ने सारे टॉपिक्स अब तक डिस्कस कर लिए हैं. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर मैथमेटिक्स. सो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको एक लॉन्ग जो है 5 मार्कर क्वेश्चंस भी बेसिकली आता है और शॉर्ट में भी आपको क्वेश्चंस यहाँ से 2 से 3 मार्कर मिल जाते हैं. यानी कि लगभग 10 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का जो टोटल पोर्शन है बच्चों आपको पूरे 80 मार्क्स में मिल सकते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चलिए इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या बेसिक टर्म्स है प्रोबेबिलिटीज के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सम्स हैं किन किन बेसिक टॉपिक से वो मे भी इस बार आ सकते हैं. बच्चों जैसा आपको पता है कि 30% कोर्स रिड्यूस्ड है. वहां पर हमारा जैसे बर्नौली ट्रेल्स है, बाइनोमियल्स है और कुछ वेरिएंस हमारे हैं, वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस है. ये सारे चैप्टर्स जो टॉपिक्स हैं वो इस बार इस पूरे सिलेबस में ऐड नहीं है. यानी वो हमारे 30% डिलीटेड सिलेबस में. तो बच्चों चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. साथ में बेसिक एग्जाम्पल जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सम्स भी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. बच्चों स्टार्टिंग जो है हमारी प्रोबेबिलिटी के साथ में कि प्रोबेबिलिटी है क्या. बेसिकली 12th मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी आप बहुत पहले प्रीवियस 10th क्लास से प्रोबेबिलिटीज को अच्छे से वॉच करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है. बेसिकली अनसर्टेनिटी जहां पर होती है उसके मेजरमेंट को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं. यानी कि जहां पर भी आप अनसर्टेन है, जैसे मान लीजिए हम एक बेसिक से कॉइन को ही टॉस करते हैं तो वहां पर भी सर्टेन नहीं होते कि हेड आने वाला है या टेल्स आने वाला है. यानी उस हेड आने के चांस या उस टेल आने के चांस की जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं बेसिकली वही बच्चों हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है. यानी कि जहां पर भी अनसर्टेनिटी हुई उस अनसर्टेनिटी उस चांस के मेजरमेंट को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे. शॉर्ट अगर सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में सीखें तो वही हमारी बच्चों प्रोबेबिलिटी है. बच्चों प्रोबेबिलिटी में एक बेसिक फॉर्मूला है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है. जो मेन बेसिक फॉर्मूला जिसको आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो हमारी इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है. जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी श्योर इवेंट्स क्या है. श्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स क्या होती है बच्चों? ऐसी इवेंट्स जहां पर आपके प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, कंप्लीटली 1. सो दिस टाइप्स ऑफ इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. इसको हम लोग श्योर इवेंट्स कहते हैं. जहां पर बच्चों प्रोबेबिलिटी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स बिकम्स टू 1, दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट. तो बच्चों ये तो हमारी श्योर इवेंट हो जाएगी. इसी तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट्स भी आपने इसी में पढ़ा है. इम्पॉसिबल इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बिकम्स 0. यानी कि ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी जो कि पॉसिबल ही ना हो, इम्पॉसिबल इवेंट जिसको बोलते हैं, ऐसी इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0. और बच्चों यही हमारी प्रोबेबिलिटी की रेंज भी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है आपको पता है कि मिनिमम से मिनिमम वो 0 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी जाएगी तो बच्चों वो 1 होगी. यानी 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स की पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, वो भी हमारे श्योर इवेंट्स की होगी. तो ये हो जाएगी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी. दिस इज कॉल्ड रेंज. ये हमारे प्रोबेबिलिटी की बेसिकली क्या हो गई, रेंज हो गई. तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको रिलेट हैं. अगर क्वेश्चंस में जरूरत पड़ रही है तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी बच्चों एसोसिएटेड इवेंट में है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ में अगर आप एक इवेंट एसोसिएट करते हैं, वहां पर जो प्रोबेबिलिटीज हैं किसी भी इवेंट्स के अकरेंस, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड जो इवेंट है वहां पर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के अकरेंस और उसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी के नॉन अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी का सम है दिस इज इक्वल टू 1. वो वहां पर 1 होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1 होता है. किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड जितनी भी इवेंट्स होती हैं बच्चों, उन सारी ही प्रोबेबिलिटीज का सम, यानी उन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम भी स्टूडेंट 1 होता है. चलिए इस चीज को यहां पर क्लियर करते हैं. देखिए कैसे. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है या एक डाइस है. सिंपली हम डाइस को थ्रो करते हैं. जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस 1 क्या होगा, 1/6. क्योंकि आपको पता है कि 1 हमारा टोटल 6 टोटल आउटकम्स हैं और 1 तो सिर्फ एक ही चांस मिलेगा आपको आने का. सो 1/6. ऐसे ही सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 के आने के चांसेस 1/6, 3 के आने के चांसेस 1/6, 4 के आने के चांसेस 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 के भी 1/6. तो इस तरीके से, और 6 ही इवेंट्स हैं, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6. यानी कि हर एक चांसेस जो है सबके 1/6 हैं. अगर हम सबका सम करते हैं सो दिस इज इक्वल टू 6/6 एंड द फाइनल आंसर इज 1.
यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड जो उसकी इवेंट्स हैं, उन हर एक इवेंट्स की जो कंप्लीट, जो आप जितने भी इवेंट्स देख रहे हैं, हर एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का जो कंप्लीट सम होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये कुछ और बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो प्रोबेबिलिटीज के साथ कनेक्ट हैं, जो आपने बेसिकली पहले से सीखे हैं, और बहुत सारे सैंपल स्पेस हैं जो आपको पहले से पता है। उन सारी चीजों का यहाँ पर बेसिकली इस्तेमाल होगा। तो ये तो कुछ छोटा सा एक बेसिक सा एक तरीके से इंट्रोडक्शन है हमारी प्रोबेबिलिटीज का। बाकी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर सारा जो लोड है वो 70% पोर्शंस उसके बेसिकली आपके लॉजिक पार्ट में, यानी कि अगर आपने लॉजिकली 70% क्वेश्चन क्लियर कर लिया तो 30% पास, मुझे लगता है 30% में नहीं, वो बचता है उसका कैलकुलेशन। यानी इस बार सारा का सारा लोड बियरिंग कैपेसिटी किसके पास है, हमारे थिंकिंग पावर पे, यानी आपके लॉजिकल पोर्शन पे। जितना आप लॉजिकली सोच के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो होगी कुछ बेसिक बात। बच्चों रही कैलकुलेशंस की बात, वो भी इजी वन होता है, इसका कैलकुलेशन बहुत हैवी नहीं मिलेगा। जैसा कैलकुलेशंस हम लोग 10th में अगर देखें, क्लास 10th में आप मेंसुरेशन जैसे चैप्टर्स में कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत हैवी कैलकुलेशंस था बच्चों। वहां पर थिंकिंग पोर्शन कम होता है। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है पूरी मैथमेटिक्स, एंटायर मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा जहां पर जैसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पोर्शंस हैं, यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी के पोर्शन है, यहाँ थिंकिंग ज्यादा है, और बच्चों वहां पर कैलकुलेशंस एज कंपेरिजन थिंकिंग थोड़ी सी कम होती है। ओके चलिए, तो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए मेन टॉपिक्स ऑफ चैप्टर, हमें इस चैप्टर में क्या क्या मेन चीजों पर फोकस करना है, इस चीज को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी होगा। देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, सिंपली आपके कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस, आपके इवेंट्स एसोसिएटेड कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उस पर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से रिलेटेड सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों, इजी वन होते हैं। यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां से 2 से 3 मार्कर क्वेश्चंस में भी मिलने के चांसेस होते हैं। ये कंडीशनल, क्योंकि आपके जो कुछ पोर्शंस रिमूव होने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसमें ये एक ऐसा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पर क्वेश्चन एक बनता है श्योरली, आप देखोगे हर बार आता ही है। तो उस चीज के बेसिक टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, सिंपली ये सारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो बेसिक्स है उसके भी क्वेश्चंस हम लोग, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, इसको भी क्लियर करना है आपको। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है, तो हर एक टॉपिक्स के बेसिक पार्ट्स को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट, ये तो आपको देखिए बेसिकली यहां से मान के चलिए ये 1 मार्कर देगा, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मे बी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से रिलेटेड आपको 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस यहां से मिल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मे बी 1 मार्कर क्वेश्चन कभी शायद मिलता है, लेकिन इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको लास्ट वाला टॉपिक दे रहा है, क्योंकि बच्चों इसमें 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे, डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, वो हमारे कोर्स से इस बार रिमूव्ड है, और हमारा बायनोमियल थ्योरम इस बार रिमूव्ड है। तो जो बचा हुआ टॉपिक है जो हमको 4 से 5 मार्क्स दे सकता है, वो एक ये मेन पार्ट है। दिस इज द मेन बेसिक टॉपिक, यही हमारा मेन बच्चों पार्ट है जिससे आपको 4 मार्कर क्वेश्चन श्योरली मिलता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आएंगे ही आएंगे, उन पर आप हमेशा फोकस करके रखिए। जैसे एलपीपी आपको लगभग 4 मार्क का श्योरली मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का श्योरली मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको बच्चों किसका मिल सकता है, एक क्वेश्चन मे बी एरिया रिलेटेड थ्योरम से, और एक आप श्योर मान के चलिए क्वेश्चन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा मिनिमा का, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है। तो ये कुछ 4-5 ऐसे बच्चों टॉपिक हैं। इसके अलावा 3D का कुछ पोर्शंस है, वहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स आते हैं। ये सारे जो कुछ ऐसे सम्स हैं, अगर इन बेसिक स्ट्रेटेजी के साथ आप इन सबको सॉल्व करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो मे बी क्या मतलब 100% आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं और आएंगे ही। सो बच्चों ये हमारा मेन फोकस है बेस थ्योरम, आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है। बहुत इजी वन होते हैं क्वेश्चंस, इसी पर आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी सीख लेंगे और थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों वहां पर कोई बेसिक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये दोनों हेल्प करती हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पर हमारी बेस थ्योरम चलती है। ओके तो ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं बच्चों जिसको आपको बेसिकली क्लियर करना है, जिससे रिलेटेड कुछ सम्स आ सकते हैं, इन्हीं को हमारा मेन फोकस लेके चलना है आज। तो चलिए थोड़ा सा आप आगे चलते हैं, आगे की कुछ बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। सो स्टार्टिंग जो है बच्चों हमारे बेसिक्स कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी से है जिनको आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है, उनको क्लियर कर ले। देखिए स्टार्टिंग जो है वो हमारी है मेन टॉपिक इवेंट्स के साथ। सिंपली इवेंट क्या होता है। सो
देखिए जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, अब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें बेसिकली आउटकम्स आएंगे, उन आउटकम्स का आप एक ग्रुप करेंगे, एक सेट फॉर्म करेंगे, दिस इज फॉर्म सैंपल स्पेस, सिंपली वो सैंपल स्पेस बनेगा। और वो सैंपल स्पेस का एक सबसेट स्पेस एसोसिएटेड विथ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट और अ केस, सिंपली उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। केस के नाम से बहुत कम बच्चे जानते होंगे और हमें मेनली इसी पर ही फोकस रखना है कि इवेंट क्या है। जैसे इस चीज को समझिए, सैंपल ऑफ स्पेस का ही एक जो पोर्शन है, कोई पार्ट है, जैसे आपने क्या किया, 2 कॉइन्स एक साथ टॉस कर दिए, सो वहां पर देखिए क्या होगा, हेड हेड हो सकता है ना, हेड और टेल हो सकता है, टेल और हेड हो सकता है, और बच्चों टेल टेल हो सकता है। तो ये आपने क्या किया, जितनी भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो एसोसिएटेड जो इवेंट्स हैं बच्चों, उन सारी इवेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो उसका ग्रुप है, सेट है, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसी को ही हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। सो दिस इज अवर सैंपल स्पेस, ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब इस सैंपल स्पेस में ये जो आपको जितने भी दिख रहे हैं, ये हेड हेड आना, ये एक इवेंट है, दिस इज एन इवेंट, है ना, ये एक इवेंट है। तो इस तरीके से ये सब सारी हमारी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड क्या है, वो उसकी इवेंट्स हो गई। तो आई होप एक और बेसिक पॉइंट्स आपने इवेंट्स वाला क्लियर किया। ये तो बेसिकली कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करते रहेंगे क्वेश्चंस में। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, देखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसी होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ, जब आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उस परफॉर्मेंस के बाद जब आप मान लीजिए जो उसके आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन हर एक कंडीशंस में, उन आउटकम्स में जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनके आने की, अगर वो सेम होती है, सो ऐसे द गिवन इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम एक्सपेक्ट टू अकर इन प्रेफरेंस ऑफ द अदर। किसी को भी दूसरे पर प्रेफरेंस ना मिले, यानी हर एक इवेंट एकदम बराबर हो, सेम हो। जैसे जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं बच्चों, तो हेड आने के चांसेस भी क्या हैं, वो भी 1/2 हैं, और टेल आने के जो चांसेस हैं बच्चों वो भी 1/2 हैं। देखिए दोनों के ही आने के चांसेस 1/2 हैं। इसका क्या बेसिक मतलब है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि दोनों ही हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, है ना, दोनों के ही आने के चांसेस, ऐसे इवेंट्स हैं हेड आना और टेल आना, जिसके आने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो एकदम सेम है, इक्वल है। तो ऐसा कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जिसमें जितने भी उसके साथ एसोसिएटेड इवेंट्स हैं, अगर उन सबके आने की जो प्रोबेबिलिटी है, अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, वो सबकी सेम हो, तो दिस टाइप्स ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये तो हो गया हमारा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वली लाइकली इवेंट्स का। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी क्लियर करिए। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, इसको समझते चले। अ सेट ऑफ इवेंट इज सेड टू बी mutually exclusive if the happening of one exclude the happening of the other। यानी कि किसी भी एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज है वो किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज में, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, उनके होने से दूसरे के हैपनिंग में कोई इफेक्ट नहीं है, सो सच टाइप्स ऑफ इवेंट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसी इवेंट हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है। जरा देखिए यहां पर ध्यान से, ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है, दिस इज फाई, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा बच्चों वो 5 होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर हमारी दो इस तरीके की इवेंट्स हैं जहां पर उनमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, कॉमन प्रोबेबिलिटीज जो है वो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर वो वहां पर आपको एक भी कॉमन इवेंट नहीं मिलेगा तो 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपको वहां से जो कॉमन पोर्शन की वो क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। ऐसी सिचुएशन में इस टाइप की इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप की इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगी। चलिए चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट एक और बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, वो है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, इसको भी क्लियर करिए। देखिए इफ एस इज द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मान लेते हैं कि एक हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वो कंप्लीटली एस है, यानी एस आपको शो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हेड हेड आपने किया, टेल टेल किया, वो सारे जो पॉइंट्स आपने लिखे उन सबका सैंपल स्पेस, या आपने मान लीजिए डाइस थ्रो किया तो ये 1 2 3 4 5 6 ये सब आपने एक साथ ग्रुप करके लिख किया, ठीक है ना। दिस इज फॉर्म अ सैंपल स्पेस विच आर रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग एस से शो कर रहे हैं। ओके, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया पूरी पर्टिकुलर इवेंट में। अब है क्या कि ये सारी इवेंट्स हैं, यानी कि मान के चलिए ये हमारा इवन हो गया,
ऐसे ये हमारा E2 हो जाएगा, दिस इज सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट, फोर्थ इवेंट, जितनी भी उसके साथ एसोसिएटेड इवेंट्स हैं वो सारी हमारी इवेंट्स हो जाएंगी। जैसे ये E6 हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 इवेंट्स हैं। क्लियर? अब आगे कंडीशंस देखिए क्या कह रही, आर एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सब की सब हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगी अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज बिकमिंग S, यानी कोई भी इवेंट जब हम सारी की सारी उसके साथ एसोसिएटेड इवेंट्स को क्या करें, आपस में ग्रुप करें, यूनियन करें उनका, तो कंप्लीट सैंपल स्पेस फिर से मिल जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 जब आप इनको ग्रुप करोगे, एक साथ कंबाइन करोगे तो फुल सैंपल स्पेस मिल ही जाएगा। यानी ऐसी सिचुएशन में इस तरीके की जो हमारे इवेंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये हमारे सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। तो ये हमारे बेसिक एग्जांपल सिंपली जैसे आप देख रहे हो एग्जॉस्टिव इवेंट का हो गया। दूसरा सेम कंडीशंस पे आ जाइए नेक्स्ट वाले में, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इवेंट। मैंने आपको इस चीज को पहले ही डिस्कस करके बताया कि किसी भी इवेंट और उसके इवेंट्स के अकरेंस और उस इवेंट्स के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज जो होती है उसका सम जो है वो 1 होता है। सो नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स अगर हमें निकालना है किसी इवेंट्स का, सो 1 माइनस पी, जैसे पी ए बार इंटरसेक्शन ए बार अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, देन 1 माइनस पी आप सिंपली निकालिए, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे विनिंग अ रेस, मान लीजिए आप एक रेस की बात करते हैं जहां पर ए के जीतने के चांसेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ रेस बाय ए इज 1/3। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट विनिंग द रेस। मान लो ए रेस ना जीते, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़े तो ऐसी सिचुएशन में कैसे निकालेंगे। सो दिस बिकम्स ओनली पी ए बार, जिसको हम लोगों ने पी ए बार से शो किया है, 1 माइनस 1/3 यूजिंग दिस फॉर्मूला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो सिंपली आपको 1 माइनस 1/3 करना है, आंसर आपके सामने होगा 2/3। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस में सीधे क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इसकी हेल्प के बगैर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते। जैसे हम लोग एक एग्जांपल करेंगे तो वहां पर बच्चों आपको क्लियर होगा कि कैसे हमें इस कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कंडीशंस पर आ जाए, वो है हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, 2 इवेंट्स A, E एंड F आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास कोई 2 इवेंट है बच्चों, E और F आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, इनको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे कब, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट ऑफ द अदर। यानी कि एक इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस का किसी दूसरे इवेंट्स में कोई भी इफेक्ट आता है। नाम से देखिए क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, नाम ही है। जब हमारी इस प्रोबेबिलिटी का बेसिकली नेम ही इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ही है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इस इवेंट के अकरेंस और नॉन अकरेंस का किसी दूसरी प्रोबेबिलिटी में, किसी दूसरे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी हमारी कौन सी होती है बच्चों, इस टाइप की जो इवेंट्स होती हैं प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड एक्सपेरिमेंट के साथ जो इवेंट होंगी उनको हम लोग कहेंगे कैसी इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट। सो कंडीशंस को देख लीजिए, 2 इवेंट्स E एंड F आर सेड टू बी independent if the probability of occurrence or non-occurrence of the event is not affected by that of the other। यानी एक की इवेंट की प्रोबेबिलिटी का occurrence और नॉन occurrence दूसरी की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। सो किसी भी 2 इवेंट्स के लिए अगर उन्हें इंडिपेंडेंट होना है तो इस बेसिक कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। इफ P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PF इंटू PE, अगर ये कंडीशंस फॉलो कर रही हैं हमारी 2 इवेंट, देन यू कैन से दैट These 2 events E and F are independent events। ओके, तो ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। इसी बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी 2 इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, यहां पर इस कंडीशंस को भी वॉच करिए, इसी के साथ रिलेटेड नंबर्स हैं। अगर PE डैश PE बार बोलते हैं, PE बार इंटरसेक्शन F बार, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू PE बार इंटू PF बार। तो ये भी हमारी कंडीशंस इसी पर बेस्ड है, जिसको आप यहां से क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस कंडीशंस का भी अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट होगा तो आप बच्चों इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी कंडीशंस है, जैसे इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कहीं भी क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट में आ सकता है, जैसे PA प्लस PB, टोटल प्रोबेबिलिटीज की कंडीशंस में PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B, इस फॉर्मूले का भी बहुत इस्तेमाल होता है बच्चों। 1 मार्कर क्वेश्चन इस बेसिक टॉपिक्स पे आपको सीधे वैल्यू दे रखी होती है, P A यूनियन B। सो यहां पर इससे फॉर्मूले से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्कर आपसे किए जा सकते हैं। सो डायरेक्टली ऐसे सिचुएशंस में आपको देखिए क्या होगा, क्वेश्चंस में सीधे आपको वैल्यूज गिवन होगी। 1 मार्कर क्वेश्चन जैसे अगर आते हैं इससे रिलेटेड, तो जैसे आपको PA गिवन होगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे पी ए 1/3 है, पी बी आपको दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वो भी आपको गिवन होगा, हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और दे रखी हो, जैसे 1/2 दे रखा है। यहां से इसके बाद हो सकता है आपको पी इंटरसेक्शन बी दिया जाए या ए पी ए यूनियन बी दिया जाए, इसी में से एक कंडीशन आपसे पूछ ली जाएगी, तो कोई एक चीज मिस होगी, एक कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी होगी। जैसे इसी में अगर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 गिवन है, तो सिंपली आपको फाइंड क्या करना है, मान लीजिए यहां से आपसे क्वेश्चन किया गया, देन नाउ यू हैव टू फाइंड पी ए यूनियन बी, क्योंकि वही मिसिंग है। सो आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और सिंप्लीफाई कर देना है। इस पूरे टर्म्स को आपको सीधे सिंप्लीफाई करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क्स इजिली जो है वहां से मिल जाएंगे। तो 1 मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली यहां से सिंपली आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम यहां से टेक करेंगे 3 से, अब आपको देखिए एलसीएम तो हमारा 3 शायद हमारा एलसीएम बच्चों यहां पर 24 मिलेगा, है ना। सो ये तो हमारा हो गया एलसीएम 24। 9 3 से 8 टाइम, फिर 2 से 12 टाइम्स, फिर 8 से 3 टाइम्स, तो 20 - 3 बच्चों कितना हुआ, 17 हुआ, यानी कि 17/4 पी ए यूनियन बी, जो आपको वैल्यू मिलेगी पी ए यूनियन बी की, दिस इज इक्वल टू 17/24, और ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंडीशंस के क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्कर आपको मिल सकते हैं, चांसेस हैं जिनके आने के, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशंस पर आ जाए बच्चों। अब आ जाते हैं कुछ अपने बेसिक एग्जांपल्स पर। अगर आपने देखिए जो ऐप्स में जितने भी वीडियोस आपको दिए गए हैं, उन सारे वीडियोस को अगर आप अच्छे से वॉच करें तो वहाँ बहुत सारे, आप उन वीडियोस को अगर देखेंगे तो वहां पर आपके बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बेसिक टर्म्स बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ वहां पर क्लियर किया गया है। सो आई होप आप उन सारे ऐप में डाले गए जितने भी वीडियोस यहाँ अपलोडेड हैं, उन सब सारे अपलोडेड रिकॉर्डेड वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करते होंगे। तो अगर आप उनको वॉच करते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटीज के एक बेसिक्स पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से वॉच करना है, देखना है, समझना है और इनकी कंडीशंस को क्लियर करना है। An unbased coin is tossed 4 times. Find the probability of getting at least 1 head. कम से कम एक हेड हो बच्चों, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए देखिए कंडीशंस को क्लियर करते हैं। जब हम किसी भी कॉइन को बच्चों टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होता है, दिस इज 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, तो इसका मतलब हम क्या पूछना चाहते हैं, आपसे क्या बता रहे हैं, या हम आपसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। एक ही कॉइन है, सिंपल सा, आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आने के मैंने कहा चांसेस 1/2, सिंपल बात है क्योंकि 2 टोटल आउटकम्स होते हैं, हेड 1 होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं 1/2। हमने कहा हेड ना आने के क्या चांसेस हैं, तो बच्चों हेड ना आने के चांसेस मतलब टेल आने का चांस। जब टेल आएगा तो इसका मतलब अपने आप हेड नहीं आएगा, तो वो भी क्या हो गया 1/2, क्योंकि एक ही टेल होता है, तो टोटल चांसेस 2 हो गए 1/2। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। 2 मार्कर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा। 2020 के सैंपल पेपर को जब आप उठाएंगे तो वहां पर आपको ये 2 मार्कर में भी शायद 2 या 3 मार्कर क्वेश्चंस में ये आपको दिया हुआ इंपॉर्टेंट सम है बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सो देखिए, अनबेस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। भैया कम से कम एक हेड तो आए, ऐसा वो कह रहे हैं, है ना। सो क्या कर लीजिए, 0 हेड वालों को हटा दीजिए। भाई सिंपली यही तो बात हुई, 0 हेड वालों को हटा दीजिए तो सिंपली आपको क्या होगा, कंडीशंस मिल जाएगी, है ना। यही तो बेसिक कंडीशंस है कि अगर हम लोग 0 हेड वाली कंडीशंस को हटा दें तो एटलीस्ट कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा। सो यहां पर बस किया यह गया है कि कॉइन को 4 टाइम्स किया गया। अगर 1 टाइम करते तो क्या होता, देखिए एटलीस्ट गेटिंग 1 हेड, कम से कम एक हेड। सो यहां पर बच्चों हेड की अगर बात करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो हमने अब देखा 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हेड ना आने का कंडीशंस क्या हो जाएगा, यानी टेल आने की कंडीशंस। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 - 1/2। भाई हेड आने और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटीज का बेसिकली सम क्या हुआ, दिस इज 1। हमने कहा ना किसी भी इवेंट से एसोसिएटेड इवेंट से उसके किसी भी पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए अकरेंस और नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। तो हेड ना आना मतलब टेल आना, तो उसके लिए क्या हो गया 1 - 1/2। ओके,
अगर हम सारे हेड ना आने वाले चांसेस निकाल दें तो कम से कम एटलीस्ट 1 हेड आने वाले चांसेस तो ही तो बचेंगे। आई होप आप इस चीज को वॉच कर पाए होंगे। सो ये तो जब एक बार अगर ऐसा किया गया तब के लिए। और बच्चों हमने कितने बार परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट? टॉस 4 टाइम्स परफॉर्म किया। तो यहां से कंडीशंस क्या बनेगी? बहुत सिंपल सा, यहां से आपकी जो कंडीशंस बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी आपका बेसिक इवेंट्स बन रहा है वो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, हर बार 1/2। तो सिंपली इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए। भाई ये 4 टाइम्स इसलिए किया गया क्योंकि हमने टॉस कितने टाइम्स किया है? 4 टाइम्स किया है। यहां पर कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं की गई। बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन को रीड करिए और सिंपली अप्लाई करिए। अगर एक बार ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स ऐसा हो जाएगा। सो यहां से कंडीशंस बनेगी 1 माइनस 1/2 2 जा 4 4 2 जा 6 4 2 जा 8 है ना 6, और ये हुआ 16। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 16 हुआ जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो आंसर 15/16। ओके, सो ये तो है बच्चों आपके इस बेसिक क्वेश्चन का सॉल्विंग। 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन 2020 आपके इस बोर्ड में ये पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप अच्छे से वॉच करिए। इसी बेसिक रिलेटेड टर्म्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए। चांसेस हैं मे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जैक्टली आ जाएगा ऐसा नहीं तो कहा जा सकता बच्चों, ऐसा कि यही क्वेश्चन आ जाए। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। बच्चों ये एक और इंपॉर्टेंट सम है, इसकी कंडीशंस देखिए। यहां पर भी आप इस क्वेश्चन को अगर वॉच करें तो ये भी हमारा 2019, अगर हम लोग आप बोर्ड के पैटर्न्स को देखेंगे, उन प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को वॉच करेंगे तो वहां पर बच्चों ये 2019 के क्वेश्चन पेपर का बोर्ड क्वेश्चन पेपर का, ना कि सैंपल पेपर का, एक इंपॉर्टेंट सम है 3 मार्कर का। तो इसको भी आप अच्छे से देखिए। क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स A and B कमिंग टू स्कूल इन टाइम 2/7 एंड 4/7। अज्यूमिंग, देखिए 2 बच्चे हैं A और B, ठीक है, दोनों के स्कूल टाइम से पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो आपको गिवन है। ए के जो स्कूल टाइम से पहुंचने की जो बच्चों प्रोबेबिलिटी है वो है हमारा 2/7, और अगर बी के टाइम से पहुंचने की प्रोबेबिलिटी अगर देखें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी टाइम से स्कूल पहुंचने की वो हो जाएगी, गिवन है 4/7। दिस इज सिंपली गिवन टू द क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं, आगे कंडीशंस को क्लियर करते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट कंडीशंस अज्यूमिंग ए एंड बी कमिंग ऑन टाइम्स आर इन, मतलब कि ए के स्कूल आने का टाइम से स्कूल आने की कंडीशंस, और बी के स्कूल टाइम से पहुंचने की, स्कूल में टाइम से पहुंचने की। स्कूल में टाइम कैसे आएगा, है ना? तो टाइम से स्कूल पहुंचने की कंडीशंस ए और बी की एकदम इंडिपेंडेंट है, मतलब इनके कुछ भी हो, इनमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, उसका इनमें कोई इफेक्ट होने वाला नहीं, और इनके स्कूल टाइम से पहुंचने ना पहुंचने में इनका कोई हाथ नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं कि इनके साइकिल को ये पंचर कर देंगे जाके इसलिए लेट हो जाए। तो मतलब कहने का दोनों ही एकदम इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई, ए के स्कूल पहुंचने का टाइम से और बी के स्कूल टाइम से पहुंचने की जो इवेंट्स हैं टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा है, ठीक है? सो आर इंडिपेंडेंट। देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम। एक ही बच्चा पहुंचे भाई, दूसरा ना पहुंच पाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कंडीशंस हो सकती है आपकी इस इवेंट की? पहले तो आप इसको थोड़ा सा वॉच करिए, देन आफ्टर गोइंग टू द बेसिक्स, फिर बेसिक्स पे चलेंगे, फिर क्वेश्चंस की कंडीशंस को क्लियर करेंगे। अभी आपने देखा जो पीछे हम लोग छोटी छोटी चीजें सीखते आए हैं, उनका छोटा छोटा सा यूज यहां पर होने वाला है, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ज्यादा कंडीशंस पे और बहुत ज्यादा फॉर्मूले कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर हम बात करें, कौन सी इवेंट? इवेंट हमारी ये है कि एक ही बच्चा या ए या बी दोनों में से कोई एक ही टाइम पे पहुंचे, ठीक है? दोनों नहीं पहुंचे, ऐसा कहा उन्होंने, कोई एक, और कोई एक ही पहुंचना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है या कैसे हो सकता है? चलिए पहले तो इस पर ही पूरी बेसिक क्लियर करते हैं। हो सकता है कि ए टाइम पे पहुंचे, तो ऐसी सिचुएशन में बी को फिर भैया टाइम पे नहीं पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन दोनों टाइम से पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन कहता है सिर्फ और सिर्फ एक ही को पहुंचना है। तो अगर हमारा ए टाइम पे पहुंच जाए, अगर स्टूडेंट ए स्कूल टाइम पे पहुंच जाए, तो बी को तो फिर लेट होना पड़ेगा, मतलब टाइम से नहीं पहुंचना पड़ेगा। यानी कि यहां पर प्रोबेबिलिटी लगेगी पी बी डैश वाली, है ना? आई होप आप इस चीज को समझ पाए। यानी पी बी के जो स्टूडेंट बी है उसके टाइम से स्कूल पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/7। तो मैंने कहा कि किसी भी इवेंट के अकरेंस, उसके नॉन अकरेंस, यानी टाइम से पहुंचने की कंडीशंस दी है, टाइम से ना पहुंचने की कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। सो कैसे निकलेगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा बेसिक्स है जो हमने पीछे हम लोगों ने अभी क्लियर किया।
कि पीबी प्लस पीबी डैश दिस इज इक्वल टू 1। तो यानी वो छोटे छोटे टॉपिक्स मेनली क्वेश्चन पे नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन को पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं, सॉल्विंग करने में हेल्प करते रहते हैं। ओके, सो आपको पीबी पता है 4/7, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, सो पीबी डैश is equal to 1 minus 4/7 and the answer is 3/7. Okay, this is the PB dash, simply पहला वर्क। Now look at the second one, ऐसे ही हमारा PA के लिए भी है, चलिए उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। So PA plus PA dash this is also equal to 1, क्योंकि इन दोनों इवेंट्स का आपस में कोई रिलेशन कुछ नहीं है, उन्होंने पहले ही कहा इंडिपेंडेंट है टोटली दोनों में। तो आगे क्यों चलते हैं, आगे कंडीशंस देखते हैं। देखिए एक कंडीशन ये हो सकती है, अभी कंप्लीट नहीं हो प्रोबेबिलिटी बच्चों, यही हमारा जो लॉ है इसको आपको ध्यान रखना है, जो आगे भी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में, डिफरेंट कंडीशंस को लगाएंगे। तो ए इवेंट हमारी हो गई, ए टाइम से पहुंच गया, तो इस सिचुएशन में बी को नहीं पहुंचना, क्या हमेशा ऐसा ही होगा भाई? उन्होंने कहा है वो सारी प्रोबेबिलिटीज, मतलब वो सारे चांसेस आपको काउंट करने हैं प्रोबेबिलिटीज में, तो सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। वो दूसरी कंडीशंस ये भी हो सकती है, राइज हो सकती है कि बी हो सकता है टाइम पर पहुंच जाए, लेकिन इस सिचुएशन में ए भाई लेट होना पड़ेगा इस बार, यानी कि अगर बी पहुंचेगा तो ए लेट होगा, और अगर ए टाइम से पहुंचेगा तो बी लेट होगा। और ऐसी सिचुएशन में बच्चों जो क्वेश्चन है वो अपनी कंडीशंस फॉलो करेगा। क्वेश्चन कहता है कोई एक टाइम से पहुंचे तो दोनों में से कोई एक ही पहुंच रहा है, आप खुद से वॉच कर लो, है ना, दोनों नहीं पहुंच रहे हैं। सो अब आपको इसको, ये कंप्लीट हो गई है पूरी इवेंट कंडीशंस, अब आप इसमें प्रोबेबिलिटीज कंडीशंस अप्लाई करिए और सिंपली वैल्यूज को पुट करिए, फिर देन आफ्टर कैलकुलेट करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चंस को, कंडीशंस को समझते हैं। यहां से पीए की प्रोबेबिलिटी बच्चों में पता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीए इवेंट ऑफ अकरेंस से 2/7 है, माइनस कर दीजिए। सो पीए डैश दिस इज इक्वल टू 1 minus 2/7, so answer is 5/7। तो यहां से 5/7 होगा, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो PA 2/7, और नेक्स्ट में आ जाइए PB डैश। तो PB डैश हम लोग ने यहां पर बच्चों पहले ही निकाल लिया, इसीलिए देखिए सारे टर्म्स हम लोग ने पहले ही काउंट करके रख लिए, जिससे हम सीधे यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली कैलकुलेट करेंगे और आंसर क्लियर करेंगे। सो नेक्स्ट 3/7 दिस इज नॉन अकरेंस ऑफ बी, यानी कि बी के टाइम से ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, क्योंकि पहुंचने की प्रोबेबिलिटी टाइम से तो 4/7 थी। नेक्स्ट इधर पे आ जाइए, दिस टाइम बी अब हमारा टाइम से पहुंच जाएगा स्कूल, तो ऐसी सिचुएशन में बी के टाइम से पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है 4/7, और दूसरी कंडीशन है PA डैश, यानी PA बार मींस ए के टाइम से ना पहुंचने की कंडीशन। तो बच्चों वो तो है हमारी कितनी, 5/7, सिंपली 1 से माइनस किया था, आंसर था हमारा 5/7। तो ये तो हमारा हो गया बच्चों, टोटल वैल्यू पुट किया है, देन आफ्टर सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट दिस सम एंड फाइनली गेटिंग द आंसर। So look at this, 3 2 जा 6 upon 49, next one 5 4 जा 20 upon 49, 20 plus this 26। so मैं यहां से थोड़ा सा बच्चों स्पेस फॉर्म कर लूं, थोड़ा सा स्पेस करेंगे बच्चों, लास्ट सिर्फ एक आपको सम करना है, बाकी क्वेश्चंस आपका कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो भी हमारी इवेंट थी, कंडीशंस थी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब आप 49 यहां पर एलसीएम लेंगे तो फाइनली 6 + 20 हो जाएगा, एंड द फाइनल आंसर इज 26/49। तो बच्चों इस कंडीशंस की हेल्प से, इस तरीके से आप बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली क्लियर कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कुछ अभी और रिमेनिंग कंडीशंस हैं, उनको क्लियर करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशंस है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। बच्चों ये भी हमारी इंपॉर्टेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपसे कहा कि इससे भी 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस इजीली आ सकते हैं, और इन कंडीशंस को अच्छे से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों इवेंट जो है, देखिए E and F आर द 2 इवेंट्स। हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से वॉच करिएगा, इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि हमारी 2 इवेंट हैं E और F आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E, किसी भी इवेंट A की अकरेंस आपको गिवन है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि आपने E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकरेंस की, और जबकि वो F वाली इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, वो कंडीशंस आपकी है। सो इस कंडीशन प्रोबेबिलिटी को अगर आपको फाइंड करना है तो दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी फाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उसको फाइंड करेंगे, PE/F इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए फाइंड करना होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आप शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने अगर वीडियोस को वॉच किया है तो वहां पर इस चीज पे बहुत सारा हम लोग ने फोकस किया है वीडियोस में।
उन अपलोडेड वीडियोस को अगर आप वॉच करेंगे तो वहां पर आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे सम्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से हम लोग ने फॉर्मूला पूरा आपको समझाया था, क्लियर किया था, वो सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। दूसरा बच्चों, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी एफ अगर अकरेंस है, इवेंट हमें एफ की फाइंड करनी है और ई ऑलरेडी अकर्ड है, तो यहां पर ये एफ बाई ई हो जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई, सिंपली वही बात है, और अपॉन में बस पी होगा। ओके, तो ये दो बेसिक कंडीशंस हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी की। आई होप आप इन कंडीशंस प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस को याद रखेंगे और इनको अच्छे से अप्लाई करेंगे जब आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे पेपर में। और श्योरली बच्चों ये मान के चलिए कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे ही टॉपिक्स हैं, जैसे कि बेस थ्योरम हमारा सिंपली हो गया जो हम लोग इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमारा टॉपिक है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, इनसे सम आपको श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज को आप हमेशा वॉच करके रखिएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आते रहे हैं लास्ट ईयर पिछले, तो वो भी हमारे बेसिक प्रोबेबिलिटी से तो शॉर्टली 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन बेस थ्योरम वगैरह से और इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन श्योरली आते रहे। सो इस बार तो और भी टॉपिक्स हमारे रिड्यूस्ड हैं, तो इन पर फोकस आपको ज्यादा करना है। ओके, देखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1, 2 कॉइन्स हैं, टॉस किया गया। अब कंडीशन क्या कहती है कि ई टेल्स अपीयर ऑन 1 कॉइन, और एफ कंडीशंस कहती है अगर ई क्या कह रही है, 8 ई वो कंडीशंस हो गई, इज अकर्ड है ना, ई के आने, टेल्स अपीयर ऑन 1 कॉइन, 1 कॉइन शोड हेड। अब देखिए ई को अकरेंस होना है, ये ऑलरेडी अकर्ड है, समझिएगा कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई होंगी। सबसे पहले तो कंडीशंस में आप ये देख लीजिए कि जब हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अकॉर्डिंग जब आपने 2 कॉइन्स टॉस किए तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जरा उसका सैंपल स्पेस देख लीजिए। तो ये तो इजी वन है, या तो दोनों में हेड होगा, क्लियर, बोथ ऑफ हेड, या हेड और टेल होगा, या टेल और हेड होगा, और बच्चों या तो दोनों ही क्या होंगे, टेल होंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, बेसिक कंडीशन है ना। अब क्वेश्चन क्या, ई इवेंट क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कैसे निकालेंगे, पहले ई के लिए सैंपल स्पेस तो देख लीजिए। चलिए पहले इवेंट ई के लिए क्या सैंपल स्पेस बनता है वो वॉच करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इवेंट टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन में टेल हो, तो बच्चों एक कॉइन में टेल होने वाली कंडीशन जरा देखिए क्या है, ये है ना, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, 1 कॉइन में, और 1 कॉइन शोज हेड, और 1 कॉइन ही शोज क्या करना चाहिए, हेड। सो टेल अपीयर 1 कॉइन, जरा देखिए क्या हो गया, हेड टेल टेल हेड, दिस इज कंडीशन नंबर 1। ओके, सो यहां से नेक्स्ट में आ जाए, एफ की बात कर ले, जरा एफ को देख लो। एफ क्या कह रहा है, 1 कॉइन शोज हेड, कम से कम एक कॉइन हेड शो करे। सो बच्चों यहां पर यही दोनों कंडीशंस हो गई, यानी यहां पर भी हेड टेल और टेल हेड की ही कंडीशंस जो है वो फॉर्म होगी। ओके, दिस इज एफ। अब जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दिस इज बिकम्स 2, देखिए 2 है टोटल और 4 यानी कि 2/4, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। आई होप क्लियर हुआ ये पॉइंट। फिर एफ की प्रोबेबिलिटी भी बच्चों निकाल लीजिए। सो इवेंट ऑफ एफ, दिस इज ऑल्सो 1 और 2 हो गया, 2/4, आंसर हो गया 1/2। सो ई की भी इवेंट भी बच्चों 1/2 हो गई, एफ की इवेंट भी हमारी 1/2 हो गई, दोनों की इवेंट जब हमारी 1/2 हो गई, अब इनके जरा कॉमन पोर्शंस को निकालते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ। जरा इसको वॉच करिए कि ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कंडीशन, बच्चों दोनों ही कॉमन है, यही दोनों। सो यानी दो ही इवेंट हमारी कॉमन भी है, यानी कि यहां से जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, सो स्टूडेंट वो भी हमारी 1/2 ही आ जाएगी। अब क्वेश्चन ऐसा बन गया कि इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी बच्चों यहां पर 1/2 ही आ रही है, यानी 2/4 ये भी वही अकर हुआ, यहां से भी। अब आ जाए मेन अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बच्चों, कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमारे देखिए क्या बनेगी, फॉर्मूला है पी ई बाय एफ, जो सिंपली हम लोग फॉर्म करते हैं। सो यहां से P E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F। सिंपली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। यहां पर बच्चों फॉर्मूला क्या है, कंडीशंस क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, यहां पर PF की प्रोबेबिलिटी 1/2, बोथ आर कैंसिल्ड आउट, आंसर क्या मिलेगा 1। तो यहां से आपको जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी PE बाय F, उसका फॉर्मूला, उसके जो आंसर आया बच्चों वो आ गया 1। तो सिंपली आई होप आपने इस पॉइंट को कैच किया होगा कि कैसे हम लोग ने ये 1 फाइंड किया है। और इस बेसिक जो हमारा है करने का मेथड जो है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, आई होप आपने उसको मेनली वॉच किया होगा कि आखिर मेनली क्वेश्चन को करते कैसे हैं, किस तरीके से कंडीशन अप्लाई करते हैं।
चलिए ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ और ऐसे एग्जांपल क्लियर करते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक और बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से वॉच करिए, देखिए इसकी कंडीशंस को। कह रहे हैं कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो यहां पर एक फैमिली पिक्चर की बात हो रही है और देखिए कंडीशंस ये हैं कि फादर मदर और सन 3 लोग हैं। कंडीशंस ये है कि इवेंट ई सन ऑफ वन एंड। चलिए पहले तो बच्चों ये इन सबकी रैंडम पोजीशंस को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये 3 लोग कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, यानी किस तरीके से रो वाइज यहां पर ये लाइनअप हो सकते हैं। पहले तो आप वो सारे टोटल पॉसिबल कंडीशंस को देखिए इनके लाइनअप होने के लिए। सो बच्चों कंडीशंस देखिए किस तरीके से बन सकती है। फर्स्ट अगर कंडीशंस को यहां से टोटली सारी कंडीशंस को वॉच करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है यहां पर मदर को हम लोग एम से, यहां पर इनको एफ से और सन को यहां पर एस से डिनोट करते हैं शॉर्टली, जिससे हम लोग को थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। ओके चलिए, सो यहां पर अगर हम पहले एंड में सन को रखते हैं और मदर को बीच में रखें, सो इस सिचुएशंस में एफ हो सकता है, एम हो सकता है और एस, मतलब कि कुछ ये सिचुएशन बन सकती है। देखिए ये क्या सिचुएशन है, ये लाइनअप होने का एक तरीका है। पहले फादर फिर मदर होंगी, फिर इसके बाद सन। दूसरी सिचुएशन बच्चों ये भी हो सकती है कि सन इस साइड में आ जाए, ओके, और मदर बीच में ही रहे, फादर इस साइड में आ जाए। सो ये एक सिचुएशन। दूसरी, ये इवेंट, ये कंडीशंस और ये कंडीशंस बच्चों टोटली डिफरेंट है। देखिए आप खुद से देखिए, ये तो मिडिल में ही है, लेकिन यहां पर दोनों के एंड पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो गए, सफल हो गए, एक दूसरे से दोनों को सफल कर लिया। सो 2 अलग कंडीशंस हो गई। अब ऐसी दूसरी कंडीशंस फॉर्म करते हैं। देखिए और भी ऐसी कंडीशंस, सिर्फ यही नहीं दूंगी, और भी कई सारी कंडीशंस हैं जिससे लाइन अप हो सकते हैं। मतलब और भी कई तरीके हैं जिन तरीकों से ये तीनों लोग खड़े हो सकते हैं लाइन अप होकर। चलिए उन सारी कंडीशंस को, सारी हो सकने वाले चांसेस को देखते हैं। सो दूसरा चांस ये हो सकता है बच्चों कि एफ यानी कि फादर मिडिल में हो। अब आप इस मिडिल वाले सेक्शन से समझिए किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि जब मिडिल में एक चीज को फिक्स कर लेते हैं तो फिर पोजीशनिंग करना इजी हो जाता है, नहीं तो आप बीच में घूमते रहेंगे किसको इधर उधर, वहां पर टाइम लगेगा आपको। ओके सो यहां पर एफ को हमने इस बार मिडिल रखा, तो एक साइड में सन हो गया, एक साइड में भाई फादर, तो बीच में आ गए तो मदर आ जाएंगी। और नेक्स्ट हो सकता है ये कि बच्चों यहां पर एम हो जाए, यहां पर एफ हो जाए और फिर यहां पर एस आ जाए। तो ये एक कंडीशंस हो सकती है। तो 4 बेसिक कंडीशंस हो गई। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या, वॉच करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग ने, देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप इसको ऐसे देखें, फर्स्ट टाइम हम लोग ने मिडिल में किसको रखा, मिडिल वाले को आप कंसीडर करते जाइए, सारी कंडीशन निकल। फर्स्ट टाइम हमने केस को रखा मदर को, सेकेंड टाइम हमारे फादर जो है मिडिल में आ गए, नेक्स्ट टाइम सन, यानी कि लास्ट जो थर्ड पर्सन बचा है सन, इस बार उसको मिडिल में रखते हैं, तो उससे हमारे रखने के बाद फिर हमारे सारे के सारे आउटकम्स पॉसिबल क्लियर हो जाएंगे। ओके सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन में। सो दिस टाइम वी हैव टू पुटिंग सन एट द मिडिल, यानी मिडिल में सन को पुट करते हैं, रखते हैं। देन आफ्टर एक साइड में फादर होंगे और एक साइड में मदर हो जाएंगी। और बच्चों लास्ट कंडीशन क्या होगी, सन तो मिडिल में ही रहेगा, लेकिन यहां पर फादर जो है वो अपना प्लेस चेंज करके मदर के प्लेस पर आ जाएंगे और मदर फादर के प्लेस पर। सो यहां से ये वो सारे टोटल कंडीशंस फॉर्म हो जाएंगी जितने तरीके से ये लाइनअप हो सकते हैं। ये टोटल वेज हैं, ये टोटल आपने एक सैंपल स्पेस क्रिएट कर लिया, इस पूरी इवेंट में कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ये सारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स का इस पर्टिकुलर इवेंट के क्या हो गई, यहां पर उसका एक सैंपल स्पेस हो गया। ओके चलिए अब यहां से चलिए इवेंट ए की बात, ई की बात करें। सो इवेंट ई क्या कहती है, सन ऑफ वन एंड। अब जरा सन एक एंड में हो इसकी बात कर रहे हैं। सो कितने आपको ऐसे तरीके दिख रहे हैं जहां पर सन एक एंड में है। सो एक तो ये हो गया, देखिए फर्स्ट वाला एफ एम एस, देखिए सन जो है एक साइड में है कि नहीं, है ना। दूसरी आपको का सिचुएशन, ये भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ये भी हमारे ई में आएगा क्योंकि यहां पर भी सन एक साइड में ही है। सो ये दूसरी सिचुएशन हो गई, क्लियर। थर्ड सिचुएशन को देखिए बच्चों, यहां पर भी सन जो है वो साइड में ही है, तो आप इसको भी टेक कर सकते हो। सो यहां पर भी हो जाएगा एस एफ और एम। और बच्चों फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली भी हमारी इसी कंडीशन में आ जाएगी क्योंकि यहां पर भी सन जो है वो एक साइड में ही है। सो यहां पर हो गया एम एफ और एस। ओके तो इस इवेंट के लिए हमारे 4 ये आउटकम्स बन रहे हैं। अब जरा अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालें तो देखिए वो क्या बनेगी। सो ये तो हो गया ई के सारे पॉसिबल कंडीशंस। सब ई की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल बच्चों 1 2 3 4 5 6 6, सो 4/6। ओके
4 फेवरेबल अपॉन टोटल, सिंपल क्वेश्चंस में आ गए, सिंपल कंडीशंस में आ गए, किसी भी इवेंट की कंडीशंस प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, जो सबसे पहला फॉर्मूला आपने सीखा। सो दिस इज फाइनली 2/3, सो आंसर इज 2/3 फर्स्ट कंडीशंस, यानी कि ई के लिए। अब ऐसे ही हम लोग एफ के लिए परफॉर्म करते हैं, देखिए एफ को। सो जब हम लोग एफ के लिए बात करेंगे बच्चों, सो एफ की कंडीशंस क्या कहती है, फादर इन मिडिल, कि फादर मिडिल में हो। जरा देखिए फादर मिडिल में कब है, सो यहां से बच्चों एक तो सिचुएशन ये है ना, यहां पर मिडिल में है, सो इसको ले लेते हैं एस, एफ और एम, और एक कंडीशंस कोई और भी हो सकती है जहां पर फादर मिडिल में होंगे, यस बच्चों वो हो गई ये वाली कंडीशंस। क्लियर से देखिए एम और नेक्स्ट है हमारे पास एफ और फिर हमारे पास है एस, तो ये वो सिचुएशन है जहां पर फादर मिडिल में, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशंस मिल रही हैं, 2 ही ऐसे वेज आपको दिख रहे हैं जब फादर जो है वो मिडिल में है। सो इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा भाई, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सिंपल उसी फॉर्मूले पे लगे रहिए, 2/6 हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 1/3। अब बात करेंगे हम लोग किसके, हम लोग बात करेंगे दोनों में कॉमन इवेंट की। जरा देखिए बच्चों दोनों में यानी ई में और एफ में कॉमन इवेंट कौन सी है, यानी कि अब हमारा मेन पोर्शन का तो वर्क बच्चों खत्म है, क्योंकि अब हमें इसी से ही कॉमन निकाल लें, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, टोटल सैंपल स्पेस को मैं यहां से आउट कर देता हूं, क्योंकि इसका वर्क जितना था, इसको जितनी हेल्प करनी थी हमारी वो उसने कर ली। अब हमारे पास है डिमांड थोड़े से स्पेस की, सो वी हैव टू मूव आउट। ओके, सो लुक एट दिस, अगर हम इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, यानी कि ई और एफ दोनों इवेंट के जो इंटरसेक्शन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन है, उसको क्लियर करें। सो बच्चों देखिए ये भी हमारा ई एफ में आ रहा है और ये हमारा जो पोर्शन है वो किस में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो इन ई, तो यानी ये हमारा एक इंटरसेक्शन पोर्शन हो गया। ओके चलिए एम एफ एस, यानी ये एम एफ एस भी हमारे इंटरसेक्शन पोर्शन का ही पार्ट है, यानी दोनों ही पोर्शन हमारे इंटरसेक्शन पार्ट हो गए, यानी कि अगर ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 2/6 यानी कि 1/3 ही बनेगी। ये हो गया हमारा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। और अब आ जाए मेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ओर, जो हमारा मेन टॉपिक है पी ई बाय एफ की। जो फॉर्मूला क्या कहता है, तो जो फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्लियर, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। सो पी इंटरसेक्शन एफ, जरा उसको वॉच करिए, क्या है पी इंटरसेक्शन एफ, दिस इज इक्वल टू, फाइनली अभी हम लोग ने फाइंड किया है पी इंटरसेक्शन एफ 1/3, यहां पर भी आंसर आपको भी देखिए 1 ही मिलने वाला। और सेकेंडली अगर बच्चों बात करें, देखिए अब हमेशा ऐसा नहीं होता, बाई चांस है क्वेश्चंस में वो जो हैं वो बेसिकली जो आए हैं वो उसमें आंसर 1 सॉल्व होने के बाद 1 ही मिल रहा है, सो बोथ आर कैंसिल आउट, फाइनली आंसर 1। सो हो सकता है मे बी चांसेस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि किस कंडीशंस, किस चीज की प्रोबेबिलिटी अकरेंस करनी है और जो आपको गिवन है, तो गिवन वाली हमेशा अपॉन में रखिए, एक तरीके से थोड़ा ध्यान रखना रहेगा कि अगर हमारा देखिए एफ क्या है, वो गिवन कंडीशंस है ना, एफ ऑलरेडी अकर्ड है, तो वो हमारा हमेशा नीचे इस तरीके से रहेगा, तो आपको उससे फॉर्मूला क्लियर करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो ये तो हो गई कुछ हमारे बेसिक कंडीशंस बच्चों, हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल्स किससे रिलेटेड थे, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिससे रिलेटेड थे। आई होप आपने क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच किया और देखा कि क्या कंडीशंस लगती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए बच्चों आ जाते हैं अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के मेन लास्ट टॉपिक पर, वो है हमारा बेस थ्योरम। बच्चों ये 4 मार्कर आपको जैसा मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यही बचता है, क्योंकि 4 मार्क्स आपको यही देगा, क्योंकि यहां पर जो दूसरे 4 मार्कर क्वेश्चन थे वो टॉपिक्स डिलीटेड पोर्शन में चले गए हैं। सो अब इसी पर ही सारा फोकस है कि इसी से आपको 4 मार्कर क्वेश्चन में भी मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। चलिए सो क्वेश्चन की कंडीशंस को अगर देखें, अगर जहां पर जो फॉर्मूला लगता है ये तो आपको पता ही है, बेसिकली ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटीज है, किसी भी इवेंट के लिए जितने तरीके से कोई इवेंट पॉसिबल है उस पूरी पॉसिबिलिटीज को यहां पर हम लोग ये जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं उसी पर अप्लाई करते हैं, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर हमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे वहीं से। देखिए फॉर्मूला सिंपली जो भी इवेंट अकरेंस है, जो भी फाइनली आपसे कहा जा रहा है उसको आप लोग रखना है, उस कंडीशंस को आपको रखना है किसमें, न्यूमरेटर में। बेस थ्योरम ये कहती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करनी है, जिसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, मेनली वो रहना है न्यूमरेटर में। बाकी जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से आप जो किसी भी इवेंट के होने के जो टोटल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे,
वो रहना है बच्चों कहां पर, डिनोमिनेटर में, और सिंपली आपका आंसर आ गया। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे आप परेशान मत होइए कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स, चलिए उसको भी रीड जरूर कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब आप करोगे तो देखोगे बहुत इजीली सम सॉल्व होते हैं। ओके चलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग कंडीशंस हैं कि ई अगर एक इवेंट है E1 E2 ऐसे करते हुए कई सारी एक एसोसिएटेड इवेंट है, N आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच आर कंस्टिट्यूट पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस S, जो कि एक सैंपल स्पेस S का ही कंस्टिट्यूट पार्टिकल है। मतलब अगर आप सबको कंबाइन कर देंगे तो पूरा सैंपल स्पेस फॉर्म हो जाएगा। दैट इज E1 E2 डॉट डॉट En, अगर इस तरीके से इवेंट्स हैं, अगर वही चीज कह रहे हैं कि सबका यूनियन करें तो पूरा एक सैंपल स्पेस फॉर्म हो जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है देन PEI अपॉन A इज इक्वल टू PEI डॉट PA अपॉन EI। अब फॉर्मूले में आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सिंपली, आई होप आपने इस चीज को तो पहले देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो इस फॉर्मूले पर ना जाकर के फोकस ना करके, फॉर्मूला तो बेसिकली आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप मेन क्वेश्चंस पे चलेंगे तो वहां से आपको क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी इजीली समझ में आएंगे कि कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है डिफरेंट क्वेश्चंस में। चलिए तो मेनली क्वेश्चन एग्जांपल पे ही चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए आ जाते हैं। सो देखिए क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत लेंथी लगेंगे, बड़ा इजी वन होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन अ सर्वे इन अ क्लासरूम इट वाज फाउंड दैट चांस ऑफ अ पर्सन बिकमिंग अ टॉपर, एक के टॉपर होने के चांसेस देयर इज 99%। अब कितने में, चलिए इसको हम यहां से कंप्लीट करते हैं। देखिए इन अ सर्वे इन अ क्लासरूम इट वाज फाउंड दैट चांस ऑफ अ पर्सन बिकमिंग अ टॉपर आउट ऑफ हम लोग लेते हैं, चलिए आउट ऑफ 10, आउट ऑफ तो हो गया, आउट ऑफ 10। ओके तो ये तो हमारा पहली कंडीशन हमने यहां पे बनाई थी कि 10 लोगों में, आउट ऑफ 10 10 लोगों में किसी एक के टॉपर होने के चांसेस है ना। और वो जो टॉपर है देयर इज अ 99% चांस दैट ही वॉचेस एग्जाम फियर वीडियो है। अब आप ये समझिए कि जो टॉपर होते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 99% चांसेस होते हैं कि वो कौन से वीडियोस ज्यादा वॉच करते हैं, चांसेस दैट ही वॉचेस एग्जाम फियर वीडियोस, यानी कि वो ज्यादा इस चीज पर गौर करते हैं, भाई एग्जाम के टाइम पे ज्यादा इन चीजों को ध्यान रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं बच्चों, आगे क्या कंडीशंस बताई जा रही है। और वन हु इज नॉट अ टॉपर, अब जो नॉट टॉपर ही नहीं है उसको फियर काहेगा, है ना। सिंपली क्वेश्चन यही कह रहा है, जो फियरलेस है उसको मतलब किसी दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए खुद ही कह रहा है वन हु इज नॉट अ टॉपर देयर इज अ 1% चांस टू वॉचेस, वो काहे देखेगा जो उसको, जब वो टॉपर है नहीं इसका मतलब उसको किसी चीज की चिंता ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी आएगा देखा जाएगा, तो 10 आएंगे तो मेरे हैं, 100 आएंगे तो मेरे हैं, तो उसको इस चीज की कोई चिंता नहीं है। खैर क्वेश्चन पे आ जाए, हु इज नॉट अ टॉपर देयर इज अ 1% चांस ऑफ वॉचिंग एग्जाम फियर वीडियो। भाई वो तो सीधी सी बात है, 1% जगह फियर ही नहीं है किसी बात का, तो फियर वीडियो देखने से फायदा क्या। चलिए क्वेश्चन में आगे आ जाए। क्वेश्चन ही कहता है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बी अ टॉपर गिवन इफ ही वॉचेस एग्जाम फियर वीडियो। भाई क्वेश्चन भी बड़ा फियर वाला ही है, बड़ा अच्छा सा है। देखिए बेसिक आपके इस जो समय है, आपका पेपर आने वाले चांसेस हैं, इस समय बहुत सारे बच्चे एग्जाम फियर वीडियो, मतलब देखिए आप लोग इस चीज को देखिए, एग्जाम के समय बच्चे डरते बहुत हैं। एग्जाम से पहले वो पहले ही सारी माइंड में एग्जाम का पूरा फोबिया क्रिएट कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, कौन सा पेपर में क्या आएगा क्वेश्चन। जो बच्चे देखिए पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में थोड़ा सा रहता है कि जो पढ़ा है क्या वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे या उस तरीके से कुछ समय मिलेंगे, कैसा पेपर आएगा, इजी होगा टफ होगा, ना जाने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज उनकी दिमाग में घुमा ही करती, क्योंकि उनको अपने एग्जाम्स के प्रति इतना ज्यादा वो फोकस्ड होते हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी, भाई अगर आप फोकस कर रहे हो हर समय उस चीज के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड में ये सब चीजें आती हैं। लेकिन बच्चों खैर एकदम भी फ्री नहीं होना चाहिए, आप अपने माइंड को फ्री रखिए, एग्जाम में स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए जो आपने पढ़ा है वो आपने अच्छे से पढ़ा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। उसके लिए आपको जरा सा भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। भी लास्ट टाइम आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज के लिए एक वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत सारी चीजों को बताया भी है, तो आप उन्हीं सारी टिप्स को फॉलो करिए, बहुत इजीली पेपर होगा। इस बार जो पेपर होने वाले हैं अभी आप बोर्ड में, और उन बोर्ड के बच्चों को ही उन्होंने बेसिकली उन सारी चीजों के बारे में बताया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस किस तरीके से आप सोचिए, किस तरीके से आप अपने एग्जाम को लीजिए और उस एग्जाम को किस तरीके से अच्छे से आप करिए। ठीक है ना। तो चलिए अब यहां एग्जाम फेयर की बात नहीं करेंगे, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्वेश्चन तो जो है सो है। तो 10 बच्चों में एक टॉपर है,
उनसे 10 में से 1 के होने के चांसेस हैं, और वो 99% एग्जाम फेयर वीडियो देखता है। सो बच्चों यहां से क्वेश्चन क्या है कि टॉपर होने के चांसेस क्या है। चलिए तो सबसे पहले तो टॉपर होने की कंडीशंस क्लियर कर ले। सो किसी भी कंडीशन में बच्चों के टॉपर होने के जो चांसेस हैं वो है 1/10, 10 में से कोई एक, तो आप इसको 0.1 भी ले सकते हैं। अगर टॉपर होने के लिए 0.1 हो गया तो नॉन टॉपर वाले कितने हो जाएंगे, यानी वो हो जाएंगे हमारे 9/10, सिंपली 10 में से एक तो 9, यानी 9/10 का बेसिक मतलब हुआ कि वो 0.9 प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, अब मेनली क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टॉपर है उसका 99% चांस है कि वो वॉच करता है क्या, कैसे वीडियोस, एग्जाम फेयर वीडियोस, और वन हु इज नॉट अ टॉपर, उसके चांसेस क्या है एग्जाम फेयर वीडियो देखने के, 1%। अब क्वेश्चन ये कहेगा देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर, क्या होगी प्रोबेबिलिटी फॉर टू बी अ टॉपर, कि जो भी आपने एक बच्चा सिलेक्ट किया है वो टॉपर हो, और दूसरी चीज गिवन इफ ही वॉचेस एग्जाम फेयर वीडियो, और वो एग्जाम फेयर वीडियो भी वॉच करता हो। सो बच्चों पहले तो आप देखिए कि कितने लोग टोटल एग्जाम फेयर वीडियोस देखते हैं, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी, बात समझ रहे हैं। तो वही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही यहां पर कंडीशंस लगेगी। जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज हम लोग सीख रहे थे कि टोटल कितने बच्चे हमारे एग्जाम फेयर वीडियोस देखते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो चलिए यहां से टॉपर होने के चांसेस क्या है, 0.1 जैसा हम लोग ने निकाला, और वो टॉपर क्या हो, एग्जाम फेयर वीडियो देखता हो, उसके क्या चांसेस हैं, 99%। सिंपली क्वेश्चन खुद कह रहा है। So, यानी कि यहां पर 99% का बच्चों मतलब क्या हुआ, 99/100 मतलब हुआ यहां पर 0.99। ओके, सो चलिए मैं इसको लिखता हूं 0.99। ओके, ये तो हो गया हमारे वो बच्चे जो टॉपर हैं और वो एग्जाम फेयर वीडियो देखते हैं। प्लस सिर्फ यही एग्जाम फेयर वीडियो नहीं देखते, दूसरे भी देखते हैं। वो कौन है, जरा वो देखिए। कह रहे हैं कि दूसरे जो नॉन फेयर वाले, जो फेयर वीडियोस देखते हैं लेकिन वो टॉपर नहीं, तो बच्चों टॉपर नहीं होने वाले कितने हैं, 0.9। सो ये हो गया, और इनके वॉच करने का, ये लोग सिर्फ 1% वॉच करते हैं, सिर्फ ओनली 1% चांस टू वॉचिंग, कोई चिंता नहीं है, फ्री ऑफ माइंड। तो चलिए फ्री ऑफ माइंड है, इनके भी कंडीशंस को यहां से लेते हैं, तो 0.01 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन को समझे यहां से। देखिए कोई फॉर्मूला अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग बेसिकली क्वेश्चन को रीड करके उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर रहे हैं, और पूरी बेस थ्योरम यहां पर आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। क्वेश्चन ये कहता है, फिर से अगर आखिरी की लाइन पर आ जाए, यही से हमारा मेन क्वेश्चन आ जाएगा, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर, सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बी अ टॉपर, वो टॉपर हो, गिवन इफ ही वॉचेस एग्जाम फेयर वीडियो, टॉपर भी हो और वो एग्जाम फेयर वाला वीडियो भी देखता हो। तो बच्चों यही तो है वो जो टॉपर भी है, एग्जाम फेयर वीडियो देखते हैं, मतलब यही प्रोबेबिलिटीज हमारी क्या है, यहां आने वाली है न्यूमरेटर में। सो दिस इज 0.1099। सिंपली क्वेश्चंस को आप ऐड करिए, सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिखिए। ओके, चलिए सो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनी, लुक एट दिस, 0. यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0. एक प्लेस के बाद और लग जाएगा 099। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। यहां पर बच्चों जब आप करेंगे तो यहां पर भी 3 प्लेसेस के बाद होगा 0.0, और यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.009 में भी शायद ये बनेगा 0.009, 3 प्लेसेस के बाद हो जाएगा, यस 0.009, और यहां पर भी बच्चों वही 0.099। तो सिंपली हम दोनों को आपको करना क्या है, ऐड कर देना है। चलिए ऐड करते हैं। तो यहां से इस फर्स्ट वाले चांस को क्लियर करते हैं और फाइनल आंसर यहां पर नोट करते हैं। देखिएगा, सो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाए बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो बच्चे जो कि देखते हैं हमारे फेयर वीडियोस, हमारे फेयर वीडियोस नहीं बच्चों, जो वीडियोस देखते हो हमारे कोई फेयर वीडियोस नहीं है, हमारे सारे अच्छे वीडियोस हैं हम लोगों के, जो कि हम लोग आपको बेसिकली मोटिवेट करने में अप्लाई करते हैं। सो फेयर वीडियो यहां पर कोई चांस नहीं। सो जो दोनों को सिंपली ऐड करें, 0.099 और दूसरा वाला हो गया 0.09, 0.009। वी हैव टू एड इट सिंपली 8 कैरी 1 10 0 कैरी 1। सो यहां पर आपको ये मिल गया। सो 0.108 ये तो आपका फाइनल यहां पर ऐड हुआ, और यहां से बच्चों नेक्स्ट आ जाइए, तो यहां पर तो आपको सिंपली वही 0.0
99 ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। बच्चों जितना मैक्सिमम आप सॉल्व कर पाए कर लीजिए। 3 प्लेसेस के बाद यहां से मूव कर जाएगा 99/108, सिंपली आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हम इसको ऐसे ना सॉल्व करते, एक इजी वे से सॉल्व करते तो ज्यादा अच्छा था। चलिए उसको भी थोड़ा देखते हैं। जैसे अगर हम लोग इसमें पॉइंट कर लिए, पॉइंट ना करते तो हम लोग ज्यादा इजी कर सकते थे। कैसे, देखिए 10 में से 1 और ऐसे भी समझ सकते हैं। ज्यादा हम लोग पॉइंट में ना जाए क्योंकि पॉइंट में उलझन बहुत होती है, ज्यादा कैलकुलेशन बहुत होता है। जैसे कि 1/10 ये वो है जो टॉपर है, 99/100 ये 99% यानी जो वॉच करते, तो ये तो हो गए जो टॉपर है वॉच करते हैं, प्लस जो टॉपर नहीं है, तो 9/10 टॉपर नहीं है और ये कितने परसेंट वॉच करते हैं, सिर्फ 1% यानी 1/100। यस, दिस इज इजी वन, ये इजीली है। और इन वालों को ही आपको ऊपर रखना है। सो 99/1000 सिंपली मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कहा है कि ना कि जो गिवन दैट टू टॉपर भी हो और फियर वीडियोस देखते भी हो। सो यहां से अब ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे, सो 99/1000 डिवाइडेड बाय 99/1000 और प्लस 9/1000। सो 99 और 9 108/1000, 108/1000। देखिए कितना इजीली मिला, 1000 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर आपको वही मिल गया 99/108। तो बच्चों क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व हुआ है। अब ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे आप 3 से कर सकते हैं, 3 और 3 से इसको 3 जा और इसके बाद 1 कैरी हुआ 3 6 जा। बच्चों एक बार 3 से और हो सकता है ना, देखिए यहां पर 3 1 जा और 3 से 1 जा और 3 से इसको करेंगे 2 जा, तो 11/12 फाइनली सब कुछ सॉल्व होने के बाद प्रोबेबिलिटी आपको ये मिली। तो पॉइंट में मत जाइए, पॉइंट में जाके हम लोगों ने से अच्छा है कि विदाउट पॉइंट सॉल्विंग करिए तो ज्यादा ही। तो मैंने दोनों ही तरीके से आपको एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और आपको बेस फॉर्म के सारे कंडीशंस को क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक, यानी हमारे पास एक बैग है सिंपली, और उस बैग में हमारे पास कुछ रेड बॉल्स हैं और बच्चों कुछ ब्लैक बॉल्स भी हैं। चलिए तो हमारे पास है सिंपली एक बैग, क्लियर, ये हो गया हमारा एक अच्छा सा बैग, और एक हमारे पास एक और भी बैग है बच्चों। ऐसे 2 बैग हैं क्योंकि 2 बैगों की बात की जा रही। चलिए तो दूसरा बैग भी हम लोग लगे, तो बाल्टी लग रहा है बच्चों, बैग नहीं लग रहा, काम चला लो, ठीक है, बाल्टी ही लग रहा है। सो ये 2 बैग हो गए, दिस इज बैग नंबर ए, दिस इज बैग नंबर बी। अब बैग ए की कंडीशंस को अगर आप देखें, सो बैग ए में हमारे पास अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक, 4 ब्लैक है 4 रेड है। सो 1 2 3 एंड 4 ये तो हो गई हमारी ब्लैक। कहेंगे सर ब्लू दिख रही है, ब्लैक कलर नहीं चलेगा उसमें, इसलिए हम लोग ब्लू से काम चलाते हैं। और दूसरा जो कलर है यहां पर बच्चों वो है हमारे 4 रेड के, यानी कि 4 रेड बॉल्स भी हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 रेड हो गई। यानी टोटल अगर बॉल्स की बात करोगे आप, तो यहां पर 4 + 4 टोटल 8 बॉल्स हो गई। क्लियर, आ जाए दूसरे बैग बी की बात करें। सेकंड जो बैग है कंटेन 2 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक। सो बच्चों रेड तो पहले ही ले लेते हैं, 1 एंड 2, 2 रेड बॉल हो गई, और यहां पर 6 बॉल्स जो है बच्चों वो ब्लैक है। सो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। सो पहले तो ये हमारे बॉल्स का सारा जो कंटेनर से फिल हो गई है, जितनी रेड और जितनी ब्लैक थी। तो टोटल बॉल्स की अगर बात करिए बच्चों, सो यहां पर 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी टोटल बॉल्स यहां पर हैं 8, और यहां पर भी टोटल बॉल्स बच्चों 6, तो ये 2, यानी बॉल्स तो नंबर ऑफ बॉल्स दोनों में सेम है, 8 8 है। आगे क्वेश्चंस को वॉच करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड, दो में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया जाए एट रैंडम, एंड अ बॉल इज ड्रॉन। ओके, बहुत अच्छी बात है, एक बॉल निकाली गई फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, और देखा उन्होंने कलर क्या पिक किया है, कलर आया है रेड। इस चीज को वॉच रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर क्वेश्चन में कि जो बॉल निकली है वो रेड ही हो। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। और बच्चों यहां से ये कहा गया है कि जो बॉल निकली हो, आप ये बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, वो तो टोटल तो हम निकालेंगे ही। उन्होंने कहा वो बताओ वो बॉल किस बॉल से, वो बॉल जो रेड निकली हो किस बैग से हो, बैग नंबर ए से, यानी फर्स्ट वाले बैग से। ओके, तो हो गया, प्रोबेबिलिटी तो हमारी क्लियर है। चलिए रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, सो हम लोग इसको रेड से ही लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड। हम लोग बहुत ज्यादा फॉर्मूले की ओर नहीं भागेंगे, हम लोग बेसिकली बहुत देखिए इजीली काम करेंगे, और क्वेश्चन को आप समझिए बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप बैग 2 बैग हैं, ठीक है, आप इस बैग को पिक करते हैं, इसके क्या चांसेस हैं भाई, 2 में से इस बैग को पिक करने का एक ही चांस है, यानी कि बैग ए के चूज करने की प्रोबेबिलिटी, यानी फर्स्ट बैग को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज इक्वल टू 1/2।
2 इज अ टोटल आउटकम्स, 1 इज अ फेवरेबल, बिकॉज एक ही बैग है भैया ये वाला, है ना। सो ये तो हो गया 1/2। अब इसके अंदर से रेड बॉल ही निकले। चलिए, तो दूसरी कंडीशंस यहां पर क्या अप्लाई होनी, ये तो बैग को चूज किया, अब आपको बॉल भी तो पिक करनी है। सो कंडीशनल इवेंट इसके साथ में ये जुड़ी है कि भाई आपकी जो बॉल आपने पिक की वो रेड आए। तो देखिए टोटल कितनी बॉल्स हैं, 8, इसमें से रेड है 1 2 3 4, यानी कि फेवरेबल है 4, टोटल है 8। सो रेड बॉल आने के चांसेस 4/8 हो जाएंगे। आई होप बड़ा इजी वन था, ये हम लोग ने क्लियर किया। अब बच्चों क्या सिर्फ इसी से रेड आ सकती है, हमें तो पहले टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहां पर हमें जितने भी तरीके से रेड बॉल निकल सकती हैं, हमको टोटल प्रोबेबिलिटी वो यहां पर चाहिए डिनोमिनेटर में। ओके, सो चलिए दूसरे बैग वाले के पास चलते हैं, वहां से देखते हैं क्या कंडीशन होती है। फ्रॉम द सेकंड बैग देयर इज टेकिंग ऑफ सेकंड बैग, सिंपली 2 बैग्स हैं और हम एक बैग इसको पिक करते हैं, तो इसको पिक करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 सिंपली इसकी भी होगी। सो वी हैव टू टेक इन 1/2 ऑल्सो। क्लियर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड, when you taking a ball from this, when you picking a ball, when you choosing the ball from bag 2 and the ball becomes red, उसके रेड होने के क्या चांसेस है, चलिए वो भी देखिए। टोटल बॉल्स तो रेड हो गई, लेकिन टोटल बॉल्स तो रेड नहीं हो गई, 8 हो गई, है ना। 8 हो जाएंगी, टोटल बॉल रेड कैसे हो जाएंगे, वो तो 2 ही है। सो टोटल रेड बॉल इसमें से कितनी है, 2, यानी कि अगर इन 2 में से कोई एक फेवर में तभी हो सकती है फेवरेबल चांसेस जब इन 2 में से कोई एक आपके हाथ में आ जाए, यानी कि फेवरेबल तो 2 ही है, टोटल 8 है। सो ये तो हो गया 2, यानी कि 2 है चांस आपके फेवरेबल। जब तक आपके हाथ में ये दोनों बॉल्स नहीं लगेंगी तब तक जो है वो रेड बॉल नहीं आएगी, अदरवाइज वो ब्लैक ही मिलती रहेंगी, है ना। सो 2 ही फेवरेबल है। सो यहां से भी आपका ये कंडीशंस, ये तो 2 ही बैग थे, तो यहां से टोटल प्रोबेबिलिटी तो रेड के आने की कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन ये कहता है कि रेड बॉल भी निकले और वो किस बैग से हो, फर्स्ट बैग से हो। इसका मतलब आपको उसको रखना है अपने न्यूमरेटर में। तो फर्स्ट बैग वाली कंडीशंस तो आपके पास ये है 1/2 into 4/8। So simply we have to solve it। इसको आप सॉल्व कर देंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, ये आपकी बेस थ्योरम कंप्लीटली सॉल्व हो गई। देखिए सिंपली हम लोगों ने विदाउट एनी फॉर्मूला कुछ भी, सिर्फ बेसिक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज को आप ध्यान रखनी, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4/16 में सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम लेने में फिर इजी हो जाएगा। 4/16, 2/16, क्लियर। Now when you again solve it, so 4/16 and this is become 6/16 because 6 you have to take an LCM, simply LCM take करेंगे, 4 + 2 ऐड हो जाएगा 6/16। now 16 both are cancelled out, 4/6 dividing by 2, so answer is 2/3। so picking of red ball को पिक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है बच्चों हमारी कितनी, 2/3। so this is a final answer बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर था। आई होप आपने क्वेश्चनों को अच्छे से वॉच किया, देखा, सीखा, सारी कंडीशंस को क्लियर किया। हम लोगों ने भी बच्चों बहुत सारे जो बेसिक्स थे आपको सारे बताए हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो सारे सम्स को बताने की कोशिश की है, जो अच्छे से आप जिन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अप्लाई करके मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस किया है जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बच्चों वैसे तो हर पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, हम लोग ने हर एक बेसिक को थोड़ा थोड़ा सा लिया है। आप जो भी ऐप में वीडियो, डाउनलोडेड वीडियोस, जो अपलोड किए गए वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, उनको अच्छे से वॉच करिए तो आप और भी ज्यादा बेसिक्स पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों ये हमारी आज की जो लास्ट मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास थी बच्चों, मैथ्स का हमारा आज से कंप्लीट शेड्यूल कंप्लीट हो रहा है। हमारे सारे के सारे चैप्टर्स जो भी रिलेटेड चैप्टर्स थे आपके टॉपिक के मैथ्स बुक्स के, वो हम लोग ने सारे के सारे कंप्लीट किए हैं, सारे बेसिक्स आपको क्लियर किए हैं। अब बच्चों बारी है अब आपके एग्जाम्स की, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे। कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं, किन क्वेश्चंस में आपके कुछ वीक पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, आप उनको वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में ला सकते हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम्स को छोड़ना नहीं है, डोंट स्किप द एग्जाम्स। इन सारे एग्जाम्स को आप बहुत अच्छे से ट्राई करिए, उनको अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, किस तरीके से हमें उनकी सॉल्विंग करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो सब आपको मिलेगा उन सारे एग्जाम्स में। तो बच्चों आई होप आपने क्लास को अच्छे से वॉच किया होगा, देखा होगा। आज की सारी कंडीशंस यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे भाई अपने नेक्स्ट शेड्यूल में, और नेक्स्ट शेड्यूल होगा हमारा एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनका डिस्कशन। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं तक। टिल देन थैंक यू, गुड बाय, ओके।